बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य था जहां एक शक्तिशाली राजा का शासन था। राज्य में धन, अनाज और खुशहाली की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उस राज्य में एक कमी जरूर थी। राजा का बेटा राजकुमार अत्यधिक घमंडी था। उसे अपने राजपाट, शक्ति और ऊंचे जन्म पर इतना अभिमान था कि वह साधारण लोगों को कुछ समझता ही नहीं था। राजकुमार जब भी घोड़े पर बैठकर नगर या गांवों की ओर निकलता तो रास्ते में मिलने वाले लोगों से तिरस्कार भरी बातें करता। उसके लिए किसान, मजदूर और सामान्य लोग सिर्फ मजाक का विषय थे। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। सूरज आसमान में तेज चमक रहा था और खेतों में हल्की हवा चल रही थी। गांव के बाहर फैले बड़े खेतों में किसान अपने काम में लगे हुए थे। उन्हीं खेतों में एक जवान और बेहद सुंदर जाटनी भी काम कर रही थी। उसका चेहरा तेजस्वी था, आंखों में आत्मविश्वास और स्वभाव में साहस झलकता था। वह खेत में अपने हाथों से काम कर रही थी, कभी फसल को देखती, कभी मिट्टी को ठीक करती। उसी समय राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से गुजर रहा था। जैसे ही उसकी नजर उस जाटनी पर पड़ी, वह कुछ पल के लिए रुक गया। उसने देखा कि साधारण कपड़ों में भी वह लड़की बहुत सुंदर और आत्मसम्मानी लग रही थी। लेकिन राजकुमार का स्वभाव ही ऐसा था कि वह किसी को सम्मान देने की बजाय उसका मजाक उड़ाना पसंद करता था। वह घोड़े को रोककर हंसते हुए बोला, अरे ओ जाटनी, इतना सुंदर चेहरा लेकर खेतों में मिट्टी क्यों खोद रही हो? तुम्हें तो किसी महल में होना चाहिए था। उसकी आवाज में मजाक और घमंड साफ झलक रहा था। जाटनी ने पहले तो उसकी बात अनसुनी कर दी और अपना काम करती रही। लेकिन राजकुमार बार बार उसे चिढ़ाने लगा। वह फिर बोला, क्या बात है, इतनी सुंदर होकर भी खेतों में काम कर रही हो? लगता है किस्मत ने तुम्हारे साथ मजाक कर दिया है। अब जाटनी को गुस्सा आ गया। उसने सिर उठाकर राजकुमार की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि आत्मसम्मान था। वह शांत लेकिन तेज आवाज में बोली, राजकुमार जी, खेत में काम करना कोई शर्म की बात नहीं होती। शर्म तो तब आती है जब कोई अपने घमंड में दूसरों का अपमान करता है। राजकुमार को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि कोई साधारण किसान लड़की उसे इस तरह जवाब देगी। उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। वह बोला, तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो? जाटनी ने बिना डरे जवाब दिया, हाँ, मैं उसी से बात कर रही हूं जो खुद को बहुत बड़ा समझता है लेकिन दूसरों की इज्जत करना नहीं जानता। यह सुनकर राजकुमार का घमंड और भड़क गया। वह कुछ पल सोचता रहा, फिर उसके मन में एक चालाक और क्रूर विचार आया। वह घोड़े से उतरकर जाटनी के पास आया और बोला, ठीक है, तुम बहुत बहादुर बन रही हो, मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। जाटनी ने बिना घबराए कहा, कौन सी चुनौती? राजकुमार ने हंसते हुए कहा, मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन चौथे फेरे में ही तुम्हें छोड़ दूंगा। तब तुम न सुहागन रहोगी और न कुंवारी। पूरी जिंदगी लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। यह सुनकर आसपास काम कर रहे किसान भी चौंक गए। यह बहुत बड़ा अपमान था। लेकिन जाटनी ने डरने की बजाय शांत रहकर राजकुमार की आंखों में देखा। कुछ क्षणों तक दोनों के बीच गहरी खामोशी रही। फिर जाटनी ने दृढ़ आवाज में कहा, राजकुमार, अगर तुमने मुझे चुनौती दी है तो मेरा जवाब भी सुन लो। राजकुमार ने तिरस्कार से पूछा, क्या जवाब? जाटनी बोली, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं भी कसम खाती हूं कि एक दिन तुम्हारे ही सगे बेटे से तुम्हारा मुंह काला करवाऊंगी और तुम्हें जूते भी मरवाऊंगी। यह सुनते ही राजकुमार हंस पड़ा। उसे लगा कि एक साधारण किसान लड़की उसे ऐसी चुनौती दे रही है जो कभी पूरी ही नहीं हो सकती। वह बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरा बेटा और तुम्हारा बदला? यह कभी नहीं हो सकता। जाटनी ने शांत स्वर में कहा, समय आने पर सब कुछ हो सकता है। राजकुमार ने हंसते हुए घोड़े की लगाम पकड़ी और बोला, ठीक है, अब देखना, मैं अपनी बात जरूर पूरी करूंगा। इतना कहकर वह घोड़े पर बैठा और तेजी से महल की ओर निकल गया। लेकिन जाते जाते उसके मन में एक बात जरूर रह गई, उस जाटनी की आंखों का आत्मविश्वास। उधर जाटनी भी चुपचाप अपने काम में लग गई, लेकिन उसके मन में एक दृढ़ संकल्प पैदा हो चुका था। उसे पता था कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। सामने था एक राजकुमार और उसके पास था पूरा राजपाट, लेकिन जाटनी के पास थी उसकी बुद्धि, धैर्य और आत्मसम्मान। कुछ ही दिनों बाद राजकुमार महल पहुंचा और अपने पिता राजा से बोला कि वह एक जाटनी से शादी करना चाहता है। राजा यह सुनकर हैरान रह गया, लेकिन राजकुमार अपनी जिद पर अड़ा रहा। आखिरकार राजा ने मजबूर होकर उस जाटनी के घर शादी का प्रस्ताव भेजा। गांव एवं राज्य में यह खबर आग की तरह फैल गई। एक साधारण किसान लड़की की शादी राजकुमार से होने वाली थी, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि इस शादी के पीछे छिपी थी एक खतरनाक चुनौती, और यह चुनौती आगे चलकर पूरे राज्य की किस्मत बदलने वाली थी।
राजकुमार एक साधारण किसान परिवार की जाटनी से विवाह करने वाला है। महल से लेकर गांव तक हर जगह इसी बात की चर्चा हो रही थी। कुछ लोग इसे राजकुमार की उदारता समझ रहे थे, तो कुछ लोग इसे राजकुमार की अजीब जिद मान रहे थे। लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस विवाह के पीछे एक खतरनाक चुनौती और घमंड की लड़ाई छिपी हुई है। उधर जाटनी के घर भी हलचल मच गई थी। जब राजा के दूत उसके घर रिश्ता लेकर पहुंचे, तो उसके माता पिता पहले तो घबरा गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि अचानक राजमहल से उनकी बेटी के लिए विवाह का प्रस्ताव कैसे आ गया। गांव के लोग भी हैरान थे, लेकिन जाटनी सब कुछ समझ रही थी। उसे अच्छी तरह पता था कि यह विवाह प्रेम या सम्मान के कारण नहीं, बल्कि राजकुमार के अहंकार के कारण हो रहा है। फिर भी उसने अपने माता पिता को शांत किया और कहा, आप चिंता मत कीजिए, जो हो रहा है वह समय की चाल है। माता पिता ने भी सोचा कि शायद उनकी बेटी की किस्मत खुल गई है। उन्होंने विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। कुछ ही दिनों में पूरे राज्य में इस अनोखी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। महल में बड़े बड़े कारीगर सजावट करने लगे। सोने चांदी के बर्तन निकाले गए, हाथियों और घोड़ों को सजाया गया। राज दरबार में संगीत और उत्सव का माहौल बन गया। राजकुमार बाहर से तो खुश दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, चौथा फेरा। वह मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे विश्वास था कि जैसे ही चौथा फेरा शुरू होगा, वह कोई बहाना बनाकर वहां से चला जाएगा और उसकी चुनौती पूरी हो जाएगी। उधर जाटनी भी शांत थी। वह किसी को अपने मन की योजना नहीं बता रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास दिखाई देता था। आखिरकार वह दिन आ गया जब राजकुमार की बारात जाटनी के गांव पहुंची। बारात बहुत भव्य थी। हाथियों पर सवार सैनिक, घोड़ों पर बैठे दरबारी, ढोल नगाड़ों की आवाज और चमकते हुए वस्त्र, पूरा गांव मानो किसी बड़े उत्सव में बदल गया था। गांव के लोग दूर दूर से यह अनोखी शादी देखने आए थे। जब बारात पहुंची, तो पूरे रीति रिवाज से उसका स्वागत किया गया। फिर शादी की रस्में शुरू हुईं। मंडप को फूलों से सजाया गया था। चारों ओर दीप जल रहे थे। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे और विवाह की पवित्र अग्नि जल रही थी। राजकुमार और जाटनी दोनों मंडप में बैठे थे। सबकी नजरें उन पर थीं। पहला फेरा शुरू हुआ। दोनों ने अग्नि के चारों ओर पहला चक्कर लगाया। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे और लोग खुश होकर फूल बरसा रहे थे। राजकुमार मन ही मन सोच रहा था, बस अभी 3 फेरे और, फिर मेरी जीत होगी। दूसरा फेरा हुआ। तीसरा फेरा भी शांतिपूर्वक पूरा हो गया। अब सबकी नजरें चौथे फेरे पर थीं। जैसे ही पंडित ने चौथा फेरा शुरू करने के लिए कहा, अचानक राजकुमार ने अपने माथे को पकड़ा और जोर से चिल्लाया, मुझे चक्कर आ रहे हैं। इतना कहकर वह अचानक जमीन पर गिर पड़ा। चारों ओर हड़कंप मच गया। दरबारी और उसके मित्र तुरंत उसके पास दौड़े। राजकुमार के कुछ खास दोस्त पहले से ही उसकी योजना में शामिल थे। उन्होंने तुरंत कहा, राजकुमार को तुरंत महल ले जाना होगा। उन्होंने जल्दी से राजकुमार को उठाया और घोड़े पर बैठाकर वहां से ले गए। मंडप में बैठे लोग हैरान रह गए। शादी अधूरी रह गई थी। लोगों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। राजकुमार के मन में तो खुशी थी जब उसे महल ले जाया जा रहा था। वह अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। उसे लगा कि उसकी योजना सफल हो गई। अब वह जाटनी न पूरी तरह शादीशुदा मानी जाएगी और न कुंवारी। उसे विश्वास था कि उसने जाटनी को हमेशा के लिए अपमानित कर दिया है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि असली खेल अब भी बाकी था। उधर मंडप में जाटनी बिल्कुल शांत बैठी थी। उसके चेहरे पर न घबराहट थी न दुख। पंडित और गांव के लोग परेशान होकर उससे पूछने लगे, अब क्या होगा? शादी तो अधूरी रह गई। जाटनी कुछ पल तक सोचती रही। फिर उसकी नजर उस जगह पड़ी जहां राजकुमार अपनी कटार तलवार छोड़ गया था। उसने तुरंत वह कटार उठाई और पंडित से बोली, राजकुमार की यह कटार उनकी निशानी है, आप इसे उनके स्थान पर रख दीजिए। लोग हैरान रह गए। पंडित ने पूछा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जाटनी ने दृढ़ आवाज में कहा, शादी अधूरी नहीं रहनी चाहिए। जब तक चारों फेरे पूरे नहीं होंगे, यह विवाह अधूरा रहेगा। कुछ देर चर्चा के बाद पंडित ने उसकी बात मान ली। मंडप में राजकुमार की जगह उसकी कटार रख दी गई। फिर जाटनी ने उस कटार के साथ बाकी फेरे पूरे किए। चौथा फेरा, पांचवां फेरा, छठा फेरा और सातवां फेरा। इस तरह विवाह की सारी रस्में पूरी हो गईं। अब शास्त्रों के अनुसार यह विवाह संपन्न माना गया। गांव के लोग हैरान थे, लेकिन जाटनी के साहस और बुद्धि की प्रशंसा भी कर रहे थे। उधर राजकुमार महल पहुंचकर खुश था। उसे लगता था कि उसने जाटनी को हमेशा के लिए अपमानित कर दिया है, लेकिन उसे यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जाटनी ने उसकी चाल को उसी पर पलट दिया है।
अब वह कानूनी और धार्मिक रूप से उसकी पत्नी बन चुकी थी। लेकिन जाटनी ने अभी अपनी असली योजना शुरू भी नहीं की थी। उसके मन में अपने अपमान का बदला लेने की आग जल रही थी। वह जानती थी कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है। और इस कहानी में वह राजकुमार को ऐसा सबक सिखाएगी जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। कुछ समय बाद जाटनी ने एक नई योजना बनाई। वह अपने गांव से निकलकर राजा के नगर की ओर जाने वाली थी। लेकिन इस बार वह जाटनी के रूप में नहीं जाएगी। वह एक गुजरी का वेश धारण करेगी और वहीं से शुरू होगा उसके बदले का असली खेल। विवाह की घटना के बाद कुछ समय तक जाटनी अपने गांव में ही रही। बाहर से देखने पर ऐसा लगता था कि वह एक साधारण जीवन जी रही है, लेकिन उसके मन में एक गहरा संकल्प जल रहा था। राजकुमार ने उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई थी। उसने उसे सबके सामने अपमानित करने की कोशिश की थी। जाटनी जानती थी कि बदला लेने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, सही समय का इंतजार करना पड़ता है। धीरे धीरे उसने अपनी योजना बनानी शुरू की। एक दिन उसने अपने माता पिता से कहा कि वह कुछ समय के लिए दूसरे नगर जाना चाहती है। माता पिता को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की बुद्धि और साहस पर भरोसा किया। जाटनी ने अपने कपड़े बदले, अपना रूप थोड़ा बदल लिया और एक गुजरी का वेश धारण कर लिया। उसने अपने साथ कुछ गायें भी ले लीं। अब वह एक साधारण दूध बेचने वाली गुजरी लग रही थी। कुछ ही दिनों बाद वह राजा के उसी नगर में पहुंच गई जहां राजमहल था और जहां राजकुमार रहता था। नगर बहुत बड़ा और चहल पहल से भरा हुआ था। बाजारों में भीड़ रहती थी। व्यापारी अपनी दुकानों पर ग्राहकों को बुलाते थे और महल के आसपास सैनिक पहरा देते रहते थे। जाटनी ने नगर के बाहर एक छोटी सी झोंपड़ी बना ली। वहीं उसने अपनी गायों को रखना शुरू किया। लेकिन उसकी योजना साधारण नहीं थी। वह अपनी गायों को साधारण घास नहीं खिलाती थी। वह उन्हें बादाम, काजू, किशमिश और दूसरे मेवे खिलाती थीं। लोगों को यह देखकर आश्चर्य होता था कि कोई गुजरी अपनी गायों को इतना अच्छा खाना क्यों खिला रही है। लेकिन जाटनी को पता था कि वह क्या कर रही है। कुछ ही दिनों में उसकी गायों का दूध बहुत स्वादिष्ट हो गया। उस दूध से वह दही जमाती थी। वह दही इतनी स्वादिष्ट होती थी कि जो भी एक बार खा लेता वह उसका दीवाना हो जाता। धीरे धीरे पूरे नगर में उस गुजरी की दही की चर्चा होने लगी। लोग कहते, ऐसी दही हमने कभी नहीं खाई। उस गुजरी की दही तो जैसे अमृत हो। ये बात धीरे धीरे महल तक भी पहुंच गई। एक दिन राजकुमार के एक सेवक ने उससे कहा, महाराज, नगर में एक नई गुजरी आई है। उसकी दही बहुत मशहूर हो रही है। लोग कहते हैं कि उसका स्वाद अद्भुत है। राजकुमार को खाने पीने का शौक था। उसने तुरंत कहा, ठीक है, उसे कल महल में बुलाऊं। अगले दिन गुजरी के वेश में जाटनी महल पहुंची। जब वह महल के आंगन में पहुंची तो कई लोग उसे देखने लगे। उसकी चाल, उसकी आंखों का आत्मविश्वास और उसके चेहरे की सुंदरता साधारण गुजरी जैसी नहीं लग रही थी। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि वह वही जाटनी है जिससे राजकुमार ने विवाह किया था। राजकुमार ने जब पहली बार उसे देखा तो कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसे लगा कि यह गुजरी बहुत अलग है। फिर उसने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम वही गुजरी हो जिसकी दही की इतनी चर्चा हो रही है? जाटनी ने सिर झुकाकर कहा, हाँ महाराज, मैं ही हूं। राजकुमार ने दही मंगवाई। जैसे ही उसने दही का पहला कौर खाया, वह चौंक गया। इतनी स्वादिष्ट दही उसने पहले कभी नहीं खाई थी। वह बोला, सच में ये दही तो अद्भुत है। उस दिन के बाद से राजकुमार अक्सर उस गुजरी को महल में बुलाने लगा। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत भी होने लगी। जाटनी बहुत समझदारी से बातें करती थी। वह राजकुमार को हंसाती भी थी और उसकी बातों को ध्यान से सुनती भी थी। राजकुमार को उसके साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा। कुछ ही समय में वह उस गुजरी की सुंदरता और उसकी बातों से मोहित हो गया। उसे पता ही नहीं चला कि वह धीरे धीरे उसी लड़की के जाल में फंसता जा रहा है जिसे उसने कभी अपमानित किया था। जाटनी भी बहुत सावधानी से अपनी योजना आगे बढ़ा रही थी। वह कभी भी जल्दबाजी नहीं करती थी। समय बीतता गया और दोनों के बीच का संबंध और गहरा होता गया। राजकुमार अब उसके बिना रह नहीं पाता था। एक दिन जाटनी ने कहा, महाराज, अब मुझे कुछ दिनों के लिए यहां से जाना होगा। राजकुमार चौंक गया। उसने पूछा, क्यों, कहां जाओगी? जाटनी ने शांत स्वर में कहा, मेरा गांव दूर है, मुझे अपने लोगों के पास जाना है। राजकुमार उदास हो गया। वह नहीं चाहता था कि वह गुजरी उससे दूर जाए। लेकिन जाटनी ने कहा, अगर आप मुझे याद रखना चाहते हैं तो मुझे अपनी कोई निशानी दे दीजिए। राजकुमार ने कुछ पल सोचा। फिर उसने अपनी उंगली से एक सुंदर सोने की अंगूठी उतारी और उसे दे दी। वह बोला, यह मेरी सबसे प्रिय अंगूठी है, इसे संभाल कर रखना। जाटनी ने मुस्कुराकर वह अंगूठी ले ली।
अब उसकी योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पूरा हो चुका था। कुछ समय बाद वह वहां से चली गई, लेकिन जाते जाते वह अपने पीछे एक ऐसा रहस्य छोड़ गई थी जो आगे चलकर पूरे राज्य को हिला देने वाला कास्ट। कुछ महीनों बाद जाटनी ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह बच्चा असाधारण तेजस्वी था। जाटनी उसे देखकर मुस्कुराई। उसे पता था कि यही बच्चा एक दिन उसके अपमान का बदला पूरा करेगा। समय बीतता गया और वह बच्चा बड़ा होने लगा। वह बहुत बुद्धिमान, तेज और साहसी था। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तब जाटनी ने उसे पूरी कहानी सुनाई। राजकुमार का घमंड, उसका अपमान और उसकी कसम। लड़के की आंखों में आग चमक उठी। उसने अपनी मां से कहा, मां, मैं आपकी कसम पूरी करूंगा। फिर उसने प्रण लिया कि वह एक दिन अपने पिता को ऐसा सबक सिखाएगा जिसे पूरा राज्य याद रखेगा। और उसी दिन से उसकी असली कहानी शुरू हुई। लोग आगे चलकर उसे एक नाम से जानने वाले थे, आढ़ाई छैल, यानी चालाकों का भी चालाक। समय धीरे धीरे बीता गया। जाटनी का बेटा अब बड़ा होने लगा था। उसका चेहरा तेजस्वी था, आंखों में चमक थी और बुद्धि इतनी तीव्र कि गांव के बड़े बुजुर्ग भी उसकी समझदारी देकर हैरान हो जाते थे। जाटनी ने बचपन से ही उसे सच्चाई, साहस और धैर्य का पाठ पढ़ाया था। लेकिन जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तब एक दिन उसने उसे अपनी पूरी कहानी बता दी। कैसे एक घमंडी राजकुमार ने उसका अपमान किया था, कैसे उसने धोखे से शादी की और कैसे उसने उसे चौथे फेरे में छोड़कर अपमानित करने की कोशिश की थी। जाटनी ने अपने बेटे को वह कटार भी दिखाई जो राजकुमार की थी और वह अंगूठी भी जो उसने गुजरी बनकर उससे ली थी। बेटा, यह सब सुनकर कुछ देर तक शांत बैठा रहा। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला जलने लगी थी। वह बोला, मां, आपने इतना बड़ा अपमान सहा और अकेले ही सब सहती रहीं? जाटनी मुस्कुराई और बोली, बेटा, हर बदले का एक सही समय होता है। मैंने इंतजार किया क्योंकि मुझे पता था कि एक दिन मेरा बेटा ही मेरा सम्मान वापस दिलाएगा। लड़के ने तुरंत अपनी मुट्ठी खींच लिया। उसने कहा, मां, मैं वचन देता हूं कि एक दिन मैं उस राजकुमार को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह जिंदगी भर याद रखेगा। जाटनी ने उसे आशीर्वाद दिया। अब वह समय आ चुका था जब बदले की कहानी आगे बढ़ने वाली थी। कुछ दिनों बाद वह लड़का अपनी मां से विदा लेकर उसी नगर की ओर चल पड़ा जहां राजा का महल था। रास्ते भर वह सोचता रहा कि वह कैसे अपनी योजना पूरी करेगा। जब वह नगर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां बहुत चहल पहल थी। बड़े बड़े बाजार, सैनिकों की चौकियां और चारों तरफ व्यापारियों की दुकानें। लड़का शहर के बीचों बीच एक चौराहे पर खड़ा हो गया और जोर से आवाज लगाई, सुनो सुनो, मैं हूं अढ़ाई छैल। लोग चौंक गए। उन्होंने पूछा, अढ़ाई छैल, यह क्या होता है? लड़का हंसकर बोला, छैल यानी चालाक आदमी, लेकिन मैं इतना चालाक हूं कि पूरे 3 नहीं, अढ़ाई छैल हूं। जो मुझे पकड़ लेगा उसे इनाम मिलेगा और जिसे मैं ठग लूंगा वह अपनी किस्मत को दोष देगा। लोग उसकी बातें सुनकर हंसने लगे। किसी को लगा कि यह कोई पागल लड़का है, किसी ने सोचा कि यह कोई मजाक कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसकी बातें पूरे नगर में फैल गईं। अब लोग उत्सुक हो गए थे कि यह अढ़ाई छैल आखिर करता क्या है। उसी नगर में कुछ मीणा जाति के योद्धा रहते थे। वे बहुत बहादुर और ताकतवर माने जाते थे। उनकी बहादुरी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। जब उन्होंने सुना कि कोई लड़का खुद को अढ़ाई छैल कह रहा है तो उन्हें यह अपनी बेइज्जती लगी। उन्होंने सोचा कि इस लड़के को सबक सिखाना चाहिए। एक दिन वे सब उस लड़के के पास पहुंचे। उनमें से एक योद्धा बोला, अरे लड़के, सुना है तू खुद को बहुत चालाक समझता है। लड़का मुस्कुराया और बोला, समझता नहीं हूं। यह सुनकर मीणा योद्धा गुस्से में आ गई। उन्होंने कहा, अगर तू इतना ही चालाक है तो हमें ठग कर दिखा। लड़का बोला, ठीक है, लेकिन जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। वे सब हंस पड़े। उन्हें पूरा विश्वास था कि एक छोटा सा लड़का उनका क्या बिगाड़ सकता है। अढ़ाई छैल ने उनसे कहा, मैं तुम्हें एक ऐसा काम बताता हूं जिससे तुम बहुत अमीर हो सकते हो। योद्धाओं की उत्सुकता बढ़ गई। उन्होंने पूछा, कैसा काम? लड़का बोला, राजमहल में एक बड़ा खजाना छिपा हुआ है, लेकिन वहां जाने के लिए एक खास तरीका है। उन्होंने पूछा, क्या तरीका? अढ़ाई छैल बोला, महल के पहरेदार सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर जाने देते हैं जिनके सिर बिल्कुल साफ हों, यानी जिनका सिर पूरी तरह गंजा हो। मीणा योद्धा थोड़े हैरान हुए, लेकिन लालच में आकर उन्होंने उसकी बात मान ली। लड़के ने कहा, अगर तुम सच में खजाना पाना चाहते हो तो पहले अपने सिर मुंडवा लो। कुछ देर सोचने के बाद वे तैयार हो गए। उन्होंने अपने सिर पूरी तरह मुंडवा लिए। अब वे सब गंजे हो चुके थे। अढ़ाई छैल मन ही मन मुस्कुरा रहा था। फिर उसने कहा, अब तुम्हें अपने अच्छे कपड़े उतार कर साधारण कपड़े पहनने होंगे ताकि कोई तुम्हें पहचान न सके।
योद्धाओं ने यह भी मान लिया। उन्होंने अपने कीमती कपड़े उतारकर एक जगह रख दिए। जैसे ही उन्होंने कपड़े उतारे, अढ़ाई छैल ने मौका देखा और उनके सारे कपड़े उठाकर भाग गया। मीणा योद्धा कुछ समझ ही नहीं पाए। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक अढ़ाई छैल दूर जा चुका था। अब वे सब गंजे सिर और बिना कपड़ों के खड़े थे। लोग उन्हें देखकर हंसने लगे। पूरे नगर में यह खबर फैल गई कि बहादुर मीणा योद्धाओं को एक छोटे लड़के ने बेवकूफ बना दिया। यह अढ़ाई छैल की पहली चालाकी थी। अब पूरे नगर में उसका नाम फैल गया था। लोग कहने लगे, सच में यह लड़का बहुत चालाक है। लेकिन यह तो उसकी चालाकी की सिर्फ शुरुआत थी। अब वह एक एक करके उन लोगों को ठगने वाला था जो अपने घमंड में दूसरों को छोटा समझते थे। और अगला नंबर आने वाला था नगर के कोतवाल का, जिसे अढ़ाई छैल एक ऐसी चाल से बेवकूफ बनाएगा कि पूरा शहर देखकर हैरान रह जाएगा। मीणा योद्धाओं को ठगने की घटना के बाद पूरे नगर में एक ही नाम गूंज रहा था, अढ़ाई छैल। लोग आश्चर्य से उसके किस्से सुनाते थे। कोई कहता वह बहुत चालाक है, कोई कहता वह जादू जानता है, तो कोई कहता कि वह साधारण लड़का नहीं है। बाजारों, चौराहों और गलियों में हर जगह उसी की चर्चा थी। लेकिन नगर का कोतवाल इस बात से बहुत नाराज था। कोतवाल शहर का सबसे बड़ा अधिकारी था। उसकी जिम्मेदारी थी कि नगर में कानून और व्यवस्था बनाए रखे। जब उसने सुना कि एक लड़का पूरे नगर को ठग रहा है और लोग उसका मजाक बना रहे हैं, तो उसे अपनी इज्जत पर चोट लगी। वह गुस्से में बोला, यह अढ़ाई छैल चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, मैं उसे पकड़कर ही रहूंगा। कोतवाल ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि उस लड़के को ढूंढकर तुरंत पकड़कर लाया जाए। लेकिन अढ़ाई छैल भी बहुत समझदार था। उसे पता था कि अब नगर के अधिकारी उसके पीछे पड़ने वाले हैं। उसने सोचा, अब समय आ गया है कि कोतवाल को भी उसकी अकड़ का स्वाद चखाया जाए। उसने एक नई योजना बनाई। एक दिन वह नगर के बाहर गया और वहां से कुछ पुराने कपड़े और एक लाठी लेकर आया। फिर उसने अपना रूप पूरी तरह बदल लिया। उसने अपने चेहरे पर झुर्रियों जैसा मेकअप किया, कमर झुका ली और सिर पर एक पुराना घूंघट डाल लिया। अब वह बिल्कुल एक बूढ़ी औरत लग रहा था। कोई भी उसे पहचान नहीं सकता था कि वह वही अढ़ाई छैल है। उस शाम वह शहर के एक बड़े चौराहे पर जाकर बैठ गया। वह एक बड़ी चक्की लेकर बैठ गया और धीरे धीरे अनाज पीसने लगा। लोग उसे देखकर समझते कि कोई गरीब बूढ़ी औरत अपना पेट पालने के लिए काम कर रही है। थोड़ी देर बाद कोतवाल अपने सिपाहियों के साथ उसी रास्ते से गुजर रहा था। वह अभी भी अढ़ाई छैल को पकड़ने की योजना बना रहा था। जैसे ही उसकी नजर उस बूढ़ी औरत पर पड़ी, वह थोड़ा रुक गया। अढ़ाई छैल ने मौका देखकर धीरे से कहा, बेटा, जरा मेरी मदद कर दो। कोतवाल ने पूछा, क्या हुआ? बूढ़ी औरत ने थकी हुई आवाज में कहा, मैं बहुत गरीब हूं, मुझे अनाज पीसकर ही पेट भरना पड़ता है, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अगर तुम थोड़ी देर मेरी जगह चक्की चला दो तो मैं थोड़ी देर आराम कर लूं। कोतवाल ने पहले तो मना करना चाहा, लेकिन फिर उसे लगा कि अगर वह एक बूढ़ी औरत की मदद करेगा तो लोग उसकी तारीफ करेंगे। वह बोला, ठीक है, मैं थोड़ी देर मदद कर देता हूं। अढ़ाई छैल ने तुरंत चक्की से हटकर जगह छोड़ दी। अब कोतवाल चक्की चलाने लगा। अढ़ाई छैल ने कहा, बेटा, तुम थोड़ा जोर से चलाओ ताकि अनाज जल्दी पीस जाए। कोतवाल पूरी ताकत से चक्की चलाने लगा। इसी बीच अढ़ाई छैल धीरे धीरे वहां से खिसकने लगा, लेकिन जाते जाते उसने कोतवाल के पास रखी। उसकी तलवार, पगड़ी और जूते भी उठा लिए। कुछ देर बाद कोतवाल को एहसास हुआ कि बूढ़ी औरत वापस नहीं आई। वह चक्की चलाते चलाते थक चुका था। जब उसने इधर उधर देखा तो उसे समझ आया कि वह ठगा जा चुका है। उसे तुरंत याद आया, यह जरूर अढ़ाई छैल की चाल होगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब समस्या यह थी कि कोतवाल चौराहे पर बैठा चक्की चला रहा था और उसके पास न तलवार थी, न पगड़ी, न जूते। लोग वहां से गुजरते और उसे देखकर हंसने लगते। कुछ लोग कहने लगे, देखो, नगर का कोतवाल चक्की चला रहा है। किसी ने कहा, लगता है अढ़ाई छैल ने इसे भी ठग लिया। कोतवाल शर्म से लाल हो गया। वह जल्दी से वहां से उठकर अपने घर की ओर भागा। लेकिन तब तक पूरे नगर में यह खबर फैल चुकी थी। अब लोग अढ़ाई छैल की चालाकी के और भी बड़े किस्से सुनाने लगे थे। राजमहल तक भी यह खबर पहुंच गई। राजा ने जब यह सुना कि एक लड़का उसके नगर के अधिकारियों को ठग रहा है, तो वह भी हैरान रह गया। उसने अपने मंत्रियों से कहा, यह लड़का साधारण नहीं है, इसमें जरूर असाधारण बुद्धि है। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि यह अढ़ाई छैल कौन है और क्यों पूरे नगर को अपनी चालाकी से बेवकूफ बना रहा है। उधर अढ़ाई छैल अपनी योजना के अगले चरण के बारे में सोच रहा था। उसका लक्ष्य सिर्फ लोगों को ठगना नहीं था, वह धीरे धीरे पूरे नगर का ध्यान
अपनी ओर खींचना चाहता था, क्योंकि एक दिन ऐसा आने वाला था जब उसे खुद राजा के सामने खड़ा होना होगा, और उससे पहले वह नगर के बड़े बड़े लोगों को अपनी बुद्धि का स्वाद चखा देना चाहता था। अब उसका अगला निशाना बनने वाला था नगर का फौजदार, और इस बार अढ़ाई छैल एक ऐसा रूप धारण करने वाला था कि पूरा महल ही उसके जाल में फंस जाएगा। नगर में अब अढ़ाई छैल का नाम हर जगह सुनाई देने लगा था। मीणा योद्धाओं को ठगने की घटना हो या कोतवाल की चक्की चलाने वाली बेइज्जती, हर जगह लोग उसी की चर्चा कर रहे थे। कुछ लोग उसकी बुद्धि की तारीफ करते थे तो कुछ लोग उससे डरने लगे थे। राजमहल तक भी उसकी कहानियां पहुंच चुकी थीं, लेकिन अढ़ाई छैल अभी अपनी असली मंजिल तक नहीं पहुंचा था। वह जानता था कि अभी उसे और बड़े लोगों को अपनी चालाकी का स्वाद चखाना होगा। अब उसकी नजर नगर के फौजदार पर थी। फौजदार शहर की सेना का प्रमुख अधिकारी था। वह बहुत घमंडी और ताकतवर माना जाता था। लोग उससे डरते थे और उसकी इज्जत भी करते थे। अढ़ाई छैल ने सोचा, अगर फौजदार को ठग लिया तो पूरे नगर में मेरी चालाकी का डंका बज जाएगा। उसने फिर से एक नई योजना बनाई। एक दिन वह दूर के गांवों में घूमता हुआ जानकारी इकट्ठा करने लगा। उसे पता चला कि फौजदार की एक बहुत सुंदर बेटी है। उसकी शादी की बातें चल रही थीं और कई जगह से रिश्ते आ रहे थे। बस यही बात अढ़ाई छैल के दिमाग में एक नई चाल बन गई। उसने एक अमीर और पढ़े लिखे युवक का वेश बना लिया। उसने अच्छे कपड़े पहने, सिर पर साफा बांधा और अपने व्यवहार को भी बिल्कुल शालीन बना लिया। अब वह किसी बड़े घर के युवक जैसा लग रहा था। फिर वह सीधे फौजदार के घर पहुंचा। दरवाजे पर खड़े पहरेदारों ने उसे रोका। उन्होंने पूछा, कौन हो तुम? अढ़ाई छैल ने बड़े आत्मविश्वास से जवाब दिया, मैं दूर के राज्य से आया हूं। मैंने सुना है कि फौजदार साहब अपनी बेटी के लिए योग्य वर की तलाश कर रहे हैं। मैं उसी सिलसिले में आया हूं। पहरेदारों ने यह बात अंदर जाकर फौजदार को बताई। फौजदार ने तुरंत उसे अंदर बुलवा लिया। जब अढ़ाई छैल अंदर पहुंचा तो उसने बहुत विनम्रता से फौजदार को प्रणाम किया। फौजदार ने उसे बैठने के लिए कहा और पूछा, तुम किस राज्य से आए हो? अढ़ाई छैल ने एक काल्पनिक राज्य का नाम लिया और बोला, हमारा परिवार बहुत समृद्ध है, लेकिन मैंने सुना कि आपकी बेटी बहुत गुणी और सुंदर है, इसलिए मैं स्वयं यहां आया हूं। फौजदार उसकी बातों और उसके आत्मविश्वास से प्रभावित हो गया। उसे लगा कि यह युवक सच में किसी बड़े घर से आया है। कुछ देर बातचीत के बाद उसने अपने परिवार वालों को भी बुला लिया। सभी को वह युवक पसंद आने लगा। फिर फौजदार ने अपनी बेटी को भी बुलाया। लड़की ने जब उस युवक को देखा तो वह भी उसे अच्छा समझने लगी। अढ़ाई छैल ने बहुत समझदारी से बात की। उसने खुद को इतना सभ्य और समझदार दिखाया कि किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ। फौजदार ने खुशी खुशी उसे अपने घर में मेहमान बनाकर रोक लिया। उस रात फौजदार के घर बहुत अच्छी व्यवस्था की गई। अढ़ाई छैल को सबसे अच्छे कमरे में ठहराया गया। रात के भोजन के समय फौजदार की बेटी भी वहां आई। उसने बहुत कीमती गहने पहन रखे थे। अढ़ाई छैल की नजर उन गहनों पर पड़ चुकी थी। उसे पता था कि उसकी योजना अब सफल होने वाली है। रात को उसने बहुत चालाकी से बातों का जाल बुनना शुरू किया। उसने लड़की से कहा, आपके गहने बहुत सुंदर हैं, लेकिन इतने कीमती गहनों को हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, ये सब मेरे पिता ने बनवाए हैं। अढ़ाई छैल बोला, आजकल चोर बहुत चालाक हो गए हैं। अगर आप चाहें तो मैं इन्हें अपने पास रख सकता हूं। मेरे पास इन्हें सुरक्षित रखने का अच्छा तरीका है। लड़की को उस पर भरोसा हो चुका था। उसने बिना सोचे अपने सारे गहने उतार कर उसे दे दिए। अढ़ाई छैल ने गहने लेकर उन्हें एक कपड़े में बांध लिया। फिर वह बोला, अब आप निश्चिंत होकर सो जाइए, सुबह मैं इन्हें आपको वापस दे दूंगा। लड़की अपने कमरे में चली गई। लेकिन अढ़ाई छैल की योजना कुछ और ही थी। रात गहराते ही वह चुपचाप उठ गया। उसने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। फिर वह फौजदार के घर से दूर भाग गया। सुबह जब फौजदार की बेटी जागी तो उसने देखा कि वह युवक कमरे में नहीं है। वह घबरा गई। उसने तुरंत अपने गहनों के बारे में सोचा, लेकिन गहने भी गायब थे। अब उसे समझ आया कि वह ठगी जा चुकी है। फौजदार को जब यह बात पता चली तो वह गुस्से से कांपने लगा। उसने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस युवक को हर हाल में पकड़कर लाया जाए। लेकिन अढ़ाई छैल तब तक बहुत दूर जा चुका था। अब पूरे नगर में यह खबर फैल गई कि फौजदार भी अढ़ाई छैल की चालाकी का शिकार बन गया है। राजा तक जब यह खबर पहुंची तो वह बहुत हैरान हुआ। अब उसे भी लगने लगा कि यह अढ़ाई छैल साधारण लड़का नहीं है, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि यह सब करने के पीछे उसकी असली वजह क्या है। उधर अढ़ाई छैल अब अपनी सबसे बड़ी योजना की तैयारी कर रहा था। अब समय आ चुका था कि वह खुद राजा को अपनी चाल में फंसाए।
और यही वह पल होगा जब उसकी मां की कसम पूरी होगी। नगर में अब अढ़ाई छैल की कहानियां हर जगह फैल चुकी थीं। मीणा योद्धा, कोतवाल और फौजदार तीनों ही उसकी चालाकी का शिकार बन चुके थे। लोग अब उससे डरने भी लगे थे और उसकी बुद्धि की प्रशंसा भी करते थे। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान था राजा। राजा को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसके ही राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उसके अधिकारियों को बेवकूफ बना रहा हो और कोई उसे पकड़ भी न सके। एक दिन दरबार में बैठकर राजा ने मंत्रियों से कहा, यह अढ़ाई छैल आखिर है कौन और वह हमारे राज्य में यह सब क्यों कर रहा है? मंत्री भी चुप थे, किसी के पास इसका जवाब नहीं था। राजा ने गुस्से में आदेश दिया, जो भी उस अढ़ाई छैल को पकड़कर लाएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। अब पूरे राज्य में उसकी तलाश शुरू हो गई। सैनिक हर जगह उसे खोजने लगे, लेकिन अढ़ाई छैल भी बहुत चतुर था। उसे पहले से ही अंदाजा था कि अब राजा खुद उसे पकड़ने की कोशिश करेगा। वह मुस्कुराया और बोला, अब समय आ गया है आखिरी चाल चलने का। उसने एक बहुत ही अनोखी योजना बनाई। इस बार उसने एक बहुत सुंदर युवती का वेश धारण करने का फैसला किया। उसने अपने कपड़े बदले, चेहरे को इस तरह सजाया कि वह सच में एक सुंदर लड़की लगने लगा। सिर पर घूंघट, हाथों में चूड़ियां और चाल में लज्जा। अब कोई भी उसे देखकर यह नहीं कह सकता था कि वह एक लड़का है। फिर वह शहर के बाहर एक सुनसान रास्ते पर खड़ा हो गया। वहीं पास में एक लकड़ी का बड़ा काठ पिंजरा जैसा यंत्र रखा था। यह काठ ऐसा था जिसमें कोई अंदर घुस जाए तो बाहर से उसे बंद किया जा सकता था। अढ़ाई छैल ने उसे अपनी योजना के अनुसार तैयार किया। उसी दिन राजा ने भी तय किया कि वह खुद उस अढ़ाई छैल को पकड़ने निकलेगा। राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ नगर से बाहर निकल पड़ा। रास्ते में चलते हुए अचानक उसकी नजर उस सुंदर युवती पर पड़ी। वह युवती रास्ते के किनारे खड़ी रो रही थी। राजा ने घोड़ा रोका और पूछा, तुम कौन हो और यहां अकेली क्यों रो रही हो? युवती बनी अढ़ाई छैल ने घूंघट के अंदर से धीमी आवाज में कहा, महाराज, मेरी मदद कीजिए। राजा ने कहा, क्या हुआ? युवती बोली, एक दुष्ट आदमी मुझे पकड़कर ले जाना चाहता है। मैं उससे बचने के लिए यहां छिपी हुई हूं। राजा ने तुरंत कहा, डरो मत, जब तक मैं यहां हूं कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। अढ़ाई छैल ने मासूमियत से कहा, लेकिन महाराज, वह आदमी बहुत चालाक है। अगर वह आ गया तो वह मुझे पकड़ लेगा। राजा बोला, तो तुम क्या चाहती हो? युवती ने पास रखे उस काठ की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, मैं इस काठ के अंदर छिप जाऊंगी। आप बाहर से दरवाजा बंद कर दीजिए। जब तक वह आदमी यहां से चला नहीं जाता, मैं अंदर सुरक्षित रहूंगी। राजा ने काठ को देखा। वह सच में एक मजबूत लकड़ी का पिंजरा था। राजा ने सोचा कि यह तरीका ठीक है, लेकिन तभी अढ़ाई छैल ने एक और चाल चली। वह बोला, महाराज, मुझे डर है कि अगर मैं अंदर जाऊंगी तो वह आदमी समझ जाएगा कि कोई अंदर छिपा है। बेहतर होगा कि पहले आप अंदर जाकर देख लें कि यह सुरक्षित है या नहीं। राजा को इसमें कोई खतरा नहीं लगा। वह मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मैं देख लेता हूं। राजा उस काठ के अंदर चला गया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, अढ़ाई छैल ने तुरंत बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। अब राजा उस काठ के अंदर कैद हो चुका था। राजा जोर से चिल्लाया, ये क्या कर रही हो? मुझे बाहर निकालो। लेकिन तभी युवती ने अपना घूंघट हटा दिया। राजा की आंखें फटी रह गईं। उसके सामने कोई युवती नहीं, बल्कि एक तेजस्वी युवक खड़ा था। वह था अढ़ाई छैल। अढ़ाई छैल मुस्कुराया और बोला, महाराज, अब आप समझ गए होंगे कि चालाकी किसे कहते हैं। राजा गुस्से से चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कैद करने की? अढ़ाई छैल शांत स्वर में बोला, महाराज, अभी तो यह शुरुआत है, असली बात तो अभी बाकी है। फिर उसने एक कटोरे में कालिख निकाली। राजा हैरान होकर उसे देखता रहा। अढ़ाई छैल ने कहा, आज मैं अपनी मां की कसम पूरी करने आया हूं। और यह कहते हुए उसने राजा का मुंह काला कर दिया। फिर उसने अपने जूते उतारे और राजा को 14 जूते मारे। वह बोला, इनमें से 7 जूते मेरी मां के अपमान के लिए और 7 मेरे लिए। राजा गुस्से और शर्म से कांप रहा था, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि वह काठ में कैद था। अपनी कसम पूरी करके अढ़ाई छैल वहां से चला गया। अब अगली सुबह दरबार में एक ऐसा सच सामने आने वाला था जो पूरे राज्य को हिला देगा। रात बीत चुकी थी। सुबह की पहली किरणें धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल रही थीं। राजमहल में उस दिन एक अजीब हलचल थी। राजा देर रात तक महल नहीं पहुंचा था, इसलिए सैनिक और दरबारी चिंतित थे। आखिरकार सुबह कुछ सैनिकों ने जंगल के रास्ते पर जाकर राजा को ढूंढना शुरू किया। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। राजा एक लकड़ी के काठ के अंदर बंद था। उसका चेहरा कालिख से काला किया हुआ था और वह बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा था। सैनिकों ने तुरंत काठ खोला और राजा को बाहर निकाला।
राजा की हालत देखकर सभी हैरान रह गए, लेकिन कोई भी उससे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर रहा था। राजा ने तुरंत आदेश दिया, दरबार तुरंत बुलाया जाए, आज ही उस अढ़ाई छैल को पकड़कर मेरे सामने लाया जाए। कुछ ही समय में पूरा दरबार सज गया। मंत्री, सैनिक, दरबारी और नगर के बड़े लोग वहां इकट्ठा हो गए। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर रात को क्या हुआ था। तभी दरबार के दरवाजे पर हलचल हुई। एक युवक आत्मविश्वास से भरे कदमों के साथ दरबार में प्रवेश कर रहा था। वह था अढ़ाई छैल। दरबार में सन्नाटा छा गया। सैनिक उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उसने शांत स्वर में कहा, रुको, मैं खुद ही राजा के सामने आया हूं। राजा गुस्से से उसे घूर रहा था। वह बोला, तो तुम ही हो वह अढ़ाई छैल जिसने पूरे राज्य को परेशान कर रखा है। लड़का शांत खड़ा रहा। उसने कहा, हां महाराज, मैं ही हूं। राजा ने गुस्से में कहा, तुमने मेरे सैनिकों, मेरे अधिकारियों और यहां तक कि मुझे भी अपमानित किया है। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। अढ़ाई छैल ने बिना डरे कहा, महाराज, सजा देने से पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। दरबार में बैठे लोग उत्सुकता से उसकी बात सुनने लगे। अठाई छैल ने धीरे धीरे पूरी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि कैसे कई साल पहले एक घमंडी राजकुमार ने एक साधारण जाटनी का अपमान किया था। कैसे उसने उससे शादी का वादा करके चौथे फेरे में उसे छोड़ने की योजना बनाई थी, और कैसे उस जाटनी ने अपनी बुद्धि से उसी राजकुमार की कटार के साथ बाकी फेरे पूरे करके विवाह संपन्न कर लिया था। दरबार में बैठे लोग यह कहानी सुनकर हैरान रह गए। फिर अढ़ाई छैल ने आगे कहा, उसके बाद मेरी मां ने बदला लेने के लिए गुजरी का रूप धारण किया और उसी राजकुमार को अपने प्रेम में फंसाया। राजा ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। लड़के ने अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली और राजा के सामने रख दी। फिर उसने दूसरी जेब से एक कटार निकाली। वह बोला, महाराज, यह वही अंगूठी है जो उस राजकुमार ने मेरी मां को दी थी, और यह वही कटार है जिसके साथ उसने विवाह के फेरे पूरे किए थे। राजा की आंखें फैल गईं। उसे तुरंत सब कुछ समझ में आने लगा। अढ़ाई छैल ने आगे कहा, महाराज, मैं उसी जाटनी का बेटा हूं और वही राजकुमार मेरा पिता है। दरबार में बैठे सभी लोग चौंक उठे। अब राजा को अपनी गलती का एहसास होने लगा था। उसे याद आया कि कई साल पहले उसके बेटे ने सच में एक जाटनी से शादी की थी, लेकिन बाद में वह बात दबा दी गई थी। राजा कुछ देर तक चुप बैठा रहा। फिर उसने गंभीर स्वर में पूछा, तुम्हारी मां कहाँ है? अढ़ाई छैल बोला, महाराज, वह अपने गांव में है। उसने कभी अपना सम्मान वापस मांगने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसने मुझे सच जरूर बताया। दरबार में कुछ देर तक गहरी खामोशी छाई रही। फिर राजा धीरे धीरे अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं, बल्कि पछतावा दिखाई दे रहा था। वह बोला, आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। फिर उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, तुरंत उस जाटनी को सम्मान के साथ महल में बुलाया जाए। कुछ दिनों बाद जाटनी महल में आई। अब वह पहले जैसी साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि एक आत्मसम्मानी स्त्री थी जिसने अपनी बुद्धि और धैर्य से न्याय पाया था। राजा ने पूरे दरबार के सामने घोषणा की, आज से यह जाटनी इस राज्य की पटरानी होगी। दरबार में बैठे लोग यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। फिर राजा ने अढ़ाई छैल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, और यह युवक जिसने अपनी बुद्धि और साहस से सच को सामने लाया, आज से हमारा युवराज होगा। पूरा दरबार तालियों और जयकारों से गूंज उठा। जाटनी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसका अपमान अब सम्मान में बदल चुका था, और अढ़ाई छैल ने अपनी मां से किया हुआ वचन पूरा कर दिया था। उस दिन से राज्य में एक नई शुरुआत हुई। राजा ने भी यह सीख ली कि घमंड इंसान को अंधा बना देता है, और एक साधारण व्यक्ति भी अपनी बुद्धि, धैर्य और साहस से सबसे बड़े घमंड को तोड़ सकता है। सीख ये कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार अंत में हमेशा हारता है और बुद्धि, धैर्य और आत्मसम्मान की जीत होती है।